नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरेंगे जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू। हाँ, बिल्कुल। अखबारों में, टीवी पर, ऑनलाइन, मतलब ये हर जगह है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जितनी आम ये चीज़ है ना, उतनी अलग-अलग नज़रिए हैं इसे लेकर। अच्छा। हाँ, इसी को समझने के लिए हमारे पास दो बढ़िया स्रोत हैं आज। एक तो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की किताब द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। उसका एक अंश है हम्म। जो इंटरव्यू की दुनिया और उसके बारे में लोगों की सोच पर थोड़ी रोशनी डालता है। और दूसरा? और दूसरा एक बहुत खास इंटरव्यू है जाने माने इतालवी विद्वान और उपन्यासकार अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जिसे द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था। ये इंटरव्यू हमें एक बहुत ही क्या कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति के मन की एक झलक देता है। बढ़िया। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू आखिर है क्या चीज। मतलब ये कोई कला है या जानकारी का जरिया है या फिर किसी की निजी जिंदगी में दखलंदाजी। सही सवाल है। और ये भी कि क्यों कुछ मशहूर लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, ये भी जानना है। और फिर अम्बर्टो इको के नजरिए से देखेंगे कि वो इंटरव्यू और अपने इतने बड़े काम को किस तरह देखते थे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सिल्वेस्टर बताते हैं कि इंटरव्यू कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, करीब 130 साल पुरानी ही है। हाँ हाँ, लगभग। लेकिन आज पत्रकारिता का मतलब एक अहम हिस्सा बन चुकी है। शायद ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जिसने कभी कोई इंटरव्यू पढ़ा ना हो। बिल्कुल, पर जैसा आपने कहा इसे लेकर राय बहुत बंटी हुई है। हाँ। कुछ लोग तो इसे बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। अच्छा, किस तरह से? वो मानते हैं कि अगर सही ढंग से किया जाए ना, तो ये सच्चाई का स्रोत बन सकता है और इसे करना अपने आप में एक कला है। एक कला हम्म। है ना। लेकिन दूसरी तरफ कई मशहूर हस्तियां हैं जो खुद अक्सर इंटरव्यू देती हैं, पर उन्हें ये बिल्कुल रास नहीं आता। हाँ, ये तो अजीब बात है ना। है। जो लोग खुद पब्लिक फिगर हैं, उन्हें इंटरव्यू से परहेज क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। कई लोगों को लगता है कि ये उनकी निजी जिंदगी में मतलब बेवजह की ताक झांक है, हम्म। या फिर ये उन्हें किसी तरह कमतर महसूस कराता है, जैसे उन्हें किसी कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो। अच्छा। सिल्वेस्टर एक दिलचस्प तुलना भी करते हैं। हम्म। कुछ पुरानी संस्कृतियों में माना जाता था कि तस्वीर खिंचवाना मतलब अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देना। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है ये। कुछ वैसी भावना यहाँ दिखती है इंटरव्यू को लेकर। हाँ, जैसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल का मानना था कि इंटरव्यू लोगों को घायल कर देते हैं। घायल? हाँ, जैसे वो अपना एक हिस्सा खो देते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। बिल्कुल। और एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरल, वो तो इंटरव्यू देने वालों से सख्त नफरत करते थे। सच में? हाँ, उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। कहते हैं उन्हें मशहूर होने और लोगों की भीड़ से घिर जाने का डर था। बड़े मजेदार किस्से हैं कि कैसे वो इंटरव्यू लेने वालों से बच निकलते थे। अच्छा। मतलब पूरी कोशिश करते थे बचने की। हाँ, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग का रवैया तो शायद सबसे ज्यादा कड़ा था, है ना? किपलिंग का? हाँ, मैंने सुना है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, बहुत ज्यादा। उनकी पत्नी कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखा भी है ये। 14 अक्टूबर 1892 की बात है कि बोस्टन के दो रिपोर्टरों ने उनका दिन बर्बाद कर दिया। ओहो। वो लिखती हैं कि किपलिंग ने उन रिपोर्टरों से कहा, मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता, क्योंकि ये अनैतिक है, ये एक अपराध है। अपराध? हाँ, मेरे व्यक्ति पर हमले जैसा अपराध, और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। ये कायरतापूर्ण और घिनौना है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति ना तो इसकी मांग करेगा और ना ही इसे देगा। अरे बाप रे! अपराध, सजा, ये तो बहुत ही कठोर शब्द है। क्या वो वाकई ऐसा सोचते थे या सिर्फ रिपोर्टरों को भगाने का तरीका था? कहना मुश्किल है, पर शब्द तो बहुत सख्त हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। मैंने कहीं पढ़ा था कि किपलिंग ने खुद कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। हाँ हाँ, यही तो विरोधाभास है। कमाल की बात है ना? बिल्कुल। और सिर्फ किपलिंग ही नहीं, एच.जी. वेल्स, जिन्होंने इंटरव्यू को एक कठिन परीक्षा कहा। इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। हाँ हाँ, वो खुद भी अक्सर इंटरव्यू देते थे। और तो और 40 साल बाद उन्होंने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। स्टालिन का सोचिए जरा। तो ये दोहरापन क्यों? क्या ऐसा है कि जब आप सवाल पूछ रहे होते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है, और जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप कमजोर महसूस करते हैं? ये एक बहुत वाजिब नुक्ता उठाया आपने। शायद ये नियंत्रण का भाव ही मुख्य वजह है। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आप कहानी को दिशा दे रहे होते हैं, है ना? हाँ। जब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है तो आप कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, और शायद वो नियंत्रण खोने का एहसास होता है जो कुछ लोगों को हमले जैसा लग सकता है। हम्म। सॉल बेलो,
एक और नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने कई इंटरव्यू दिए, उन्होंने भी इसे मेरे गले पर अंगूठे के निशान जैसा बताया था। गले पर अंगूठे के निशान, बाप रे, ये तस्वीरें काफी कुछ कह जाती है। बिल्कुल। लेकिन इन सारी आलोचनाओं, इन तीखे शब्दों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा कि इंटरव्यू आज जानकारी पहुंचाने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसा कि डेनिस ब्राइन ने लिखा है, आज के दौर में किसी भी और समय से ज्यादा हम अपने समकालीनों के बारे में जो सबसे जीवंत धारणाएं बनाते हैं, वे इंटरव्यू के जरिए ही बनती हैं। सही बात है। सोचिए, लगभग हर जरूरी बात हम तक किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से सवाल पूछने के माध्यम से ही पहुंचती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंटरव्यू लेने वाले के पास एक जबरदस्त शक्ति और प्रभाव होता है। हाँ, बिल्कुल। वो किस तरह से सवाल पूछते हैं, किस तरह से जवाबों को पेश करते हैं, इससे हमारी समझ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और ये शक्ति अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। सही कहा। इसी शक्ति और प्रभाव का एक दिलचस्प पहलू हमें अम्बर्टो इको के इंटरव्यू में देखने को मिलता है, जहां मुकुंद पद्मनाभन ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो कई दुनियाओं में जीते थे। हाँ, चलिए अब उसी खास इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। अम्बर्टो इको, नाम ही काफी है। इटली के बुलोग्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सेमियोटिक्स यानी संकेतों के अध्ययन के महारथी। हाँ, सेमियोटिक्स के बड़े विद्वान, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र के विद्वान, और फिर अचानक एक जबरदस्त सफल उपन्यासकार। बिल्कुल। द नेम ऑफ द रोज जैसी किताब जिसकी करोड़ों प्रतियां बिकी। ये प्रोफाइल ही अपने आप में कमाल की है। सही कहा आपने। और इंटरव्यू की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। अंग्रेजी उपन्यासकार डेविड लॉज ने पूछा था। हाँ, क्या पूछा था? उन्होंने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है जो इको करते हैं, मतलब प्रोफेसर, विद्वान, उपन्यासकार। हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी आता है। हाँ, तो इको का जवाब बड़ा सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, शायद मैं ऐसा आभास देता हूं कि मैं बहुत सारे काम करता हूं, हाँ, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूं। एक ही काम? वो क्या? हाँ, जब पूछा गया कि वो एक काम क्या है, तो उन्होंने समझाया कि उनके कुछ दार्शनिक हित हैं, कुछ बुनियादी सवाल हैं, अच्छा, जिन्हें वो अपने एकेडमिक काम के जरिए भी तलाशते हैं और अपने उपन्यासों के जरिए भी। मतलब एक जुड़ाव है उनके सारे कामों में। बिल्कुल, यहाँ तक कि उनकी बच्चों की किताबें भी अहिंसा और शांति जैसे विषयों पर हैं, आहा। यानी वही नैतिक और दार्शनिक चिंताएं जो उनके बाकी काम में दिखती हैं। ये एक सूत्र है जो उनके सारे कामों को जोड़ता है। दिलचस्प है ये। और फिर उन्होंने अपने काम करने के तरीके का एक रहस्य बताया जो मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा। हाँ, वो इंटरस्टिसेस वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि अगर आप ब्रह्मांड से सारी खाली जगहें निकाल दें, परमाणुओं के बीच की खाली जगहें भी, तो पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में समा जाएगा। क्या बात है, ये एक कमाल की उपमा है ना? और इसी तरह वो कहते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी खाली जगहें होती हैं। इको इन्हें इंटरस्टिसेस कहते हैं, यानी अंतराल या दरारें। अंतराल। हाँ, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई उनके ऑफिस आ रहा है और लिफ्ट से ऊपर आ रहा है, वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार का वक्त एक इंटरस्टिस है, एक खाली पल। हाँ, अच्छा, वो इंतजार का समय। हाँ, इको हंसते हुए कहते हैं, मैं इन्हीं खाली जगहों में काम करता हूँ। जब तक आपकी लिफ्ट पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक आती है, मैं एक लेख लिख चुका होता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब समय का ऐसा रचनात्मक उपयोग, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि समय को देखने का एक अलग नजरिया है। उन छोटे छोटे पलों को भी कीमती समझना। बिल्कुल, और ये रचनात्मकता उनके अकादमिक लेखन में भी दिखती थी। हाँ, ये भी जिक्र आया इंटरव्यू में। उनका अकादमिक गद्य भी बहुत निजी और दिलचस्प किस्म का था। उस आम रूखी और अक्सर उबाऊ लगने वाली अकादमिक शैली से बिल्कुल अलग। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये जानबूझकर था? हाँ, तो इको ने किस्सा सुनाया, जब उन्होंने इटली में अपनी पहली डॉक्टरेट थीसिस जमा की तो एक प्रोफेसर ने कहा। क्या कहा? प्रोफेसर ने कहा, आमतौर पर विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर बहुत सारी गलत परिकल्पनाएं बनाते हैं, उन्हें सुधारते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तुमने तो अपने शोध की पूरी कहानी ही सुना दी, अपनी कोशिशें और गलतियां तक बता दी। अच्छा। तो प्रोफेसर ने आलोचना की। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि उसी प्रोफेसर ने माना कि इको का तरीका सही था और उनकी थीसिस को किताब के रूप में छापने की सिफारिश की। अरे वाह, यानी उस प्रोफेसर को भी वो तरीका पसंद आया। हाँ, और एको कहते हैं कि उसी पल 22 साल की उम्र में वो समझ गए कि अकादमिक किताबें ऐसी ही लिखी जानी चाहिए, शोध की यात्रा की कहानी सुनाते हुए। इसीलिए उनके निबंधों में हमेशा एक कथात्मकता, एक कहानी कहने का अंदाज रहता है। शायद इसीलिए उन्हें उपन्यास लिखने की जरूरत देर से महसूस हुई, लगभग 50 साल की उम्र में, क्योंकि वो अपनी अकादमिक लेखनी में ही
कहानी कहने का सुख पा रहे थे। हाँ, ये संभव है। उन्होंने अपने दोस्त रोलैंड बार्थ का जिक्र किया, जो एक मशहूर फ्रांसीसी विचारक और निबंधकार थे। हाँ, रोलैंड बार्थ। बार्थ हमेशा इस बात से थोड़े निराश रहते थे कि वो एक निबंधकार हैं, उपन्यासकार नहीं। वो रचनात्मक लेखन करना चाहते थे, पर ऐसा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इको कहते हैं कि उन्हें कभी ऐसी निराशा महसूस नहीं हुई। अच्छा, और उपन्यास लिखना उन्होंने कैसे शुरू किया? क्या कोई बड़ी योजना थी इसके पीछे? नहीं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल संयोग से हुआ। एक दिन उनके पास करने को कुछ खास नहीं था, तो उन्होंने बस लिखना शुरू कर दिया। बस ऐसी? हाँ, शायद उपन्यासों ने उनकी कहानी कहने की उस अंदरूनी जरूरत को एक नया मंच दे दिया। अब आते हैं प्रसिद्धि पर। द नेम ऑफ द रोज छपी और रातों रात वो अकेडमिक दुनिया के बाहर भी एक बड़ा नाम बन गए। हाँ, जबरदस्त प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 40 से ज्यादा अकेडमिक किताबें और लेख लिखे हैं, पर उपन्यास सिर्फ 5। फिर भी ज्यादातर लोग उन्हें उपन्यासकार के तौर पर जानते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्हें इससे कोई परेशानी होती है? हाँ, उन्होंने माना। उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। रविवार को? हाँ, मजाक में नहीं, सीरियसली। उन्होंने कहा, ये कोई मजाक नहीं है। मैं अकेडमिक सम्मेलनों में जाता हूँ, पेन क्लब और लेखकों की बैठकों में नहीं। मेरी पहचान अकेडमिक समुदाय से जुड़ी है। ये उनके लिए अपनी असली पहचान का सवाल था। ये बात समझने वाली है। लेकिन फिर वो थोड़ा हंसते हुए कंधे उचकाकर कहते, ठीक है, अगर ज्यादातर लोगों ने सिर्फ उपन्यास ही पढ़े हैं तो पढ़े हैं। हाँ, मतलब स्वीकार कर लिया। हाँ, मुझे पता है कि उपन्यास लिखकर मैं ज्यादा बड़े पाठक वर्ग तक पहुंचता हूँ। मैं सिम्योटिक्स पर लिखी चीजों से 10 लाख पाठकों की उम्मीद नहीं कर सकता। इसमें एक तरह की सच्चाई को स्वीकार करने वाली भावना है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। द नेम ऑफ द रोज कोई आसान उपन्यास नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, उसमें जासूसी कहानी का पुट है, लेकिन वो तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास की गहराइयों में उतरता है। फिर भी वो इतना ज्यादा बिका, इतने लोगों ने उसे पढ़ा। क्या इको खुद इस पर हैरान थे? इको का जवाब था नहीं। नहीं। बोले हैरान तो पत्रकार हैं और कभी-कभी प्रकाशक भी। अच्छा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक ये मानकर चलते हैं कि लोग बस हल्की फुल्की फालतू चीजें पसंद करते हैं और मुश्किल पढ़ाई वाले अनुभव नहीं चाहते। ये मीडिया और पब्लिशिंग इंडस्ट्री पर एक तरह की टिप्पणी है। हाँ, ये तो है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में 6 अरब लोग हैं और उनकी किताब 10-15 मिलियन बिकी। यानी वो पाठकों के एक बहुत छोटे से हिस्से तक ही पहुंचे। लेकिन ये वही पाठक हैं जो हमेशा आसान चीजें नहीं चाहते, या कम से कम हर वक्त आसान चीजें नहीं चाहते। सही बात है। उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया। कहा कि रात 9 बजे खाने के बाद उन्हें टीवी पर मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम जैसे हल्के फुल्के शो देखना पसंद है। अच्छा। हाँ, उन्हें इसमें मजा आता है और इसकी जरूरत भी महसूस होती है। लेकिन वो पूरे दिन ऐसा नहीं कर सकते। मतलब पाठक भी जटिलता और सरलता के बीच संतुलन चाहते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। फिर सवाल उठा कि क्या किताब की जबरदस्त सफलता का उस दौर के मध्ययुगीन इतिहास से कोई लेना देना थे जिसके बारे में वो लिखी गई थी? क्या लोगों में उस दौर को लेकर कोई खास दिलचस्पी थी उस वक्त? इको ने कहा ये मुमकिन है, लेकिन और फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। वो कहते थे कि वो अक्सर एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियां सुनाते हैं। उनकी अमेरिकी प्रकाशक ने किताब पसंद तो की, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं कि अमेरिका जैसे देश में 3000 से ज्यादा प्रतियां बिकेंगी। सिर्फ 3000? हाँ, क्योंकि वहां किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा और ना ही लैटिन पढ़ी है, ऐसा उनका मानना था। तो उन्हें एडवांस भी सिर्फ 3000 प्रतियों का मिला, लेकिन बिकी कितनी? अमेरिका में ही 2-3 मिलियन प्रतियां। 2-3 मिलियन? कहाँ 3000 और कहाँ मिलियन? ये तो सारी उम्मीदों से कोसों दूर था। बिल्कुल। इको ने यह भी जोड़ा कि मध्ययुगीन इतिहास पर तो उनसे पहले भी बहुत किताबें लिखी जा चुकी थीं। उनका मानना था कि किताब की सफलता अपने आप में एक रहस्य है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। सही बात है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो शायद ये इतनी सफल नहीं होती। ये उसी खास समय पर क्यों चली, ये एक रहस्य है। सफलता के नुस्खे बनाना या उसे समझना वाकई मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने इंटरव्यू की दुनिया के कई रंग देखे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के लेख से हमने समझा कि कैसे कुछ लोग इसे जरूरी मानते हैं तो कुछ इसे दखलंदाजी या हमला समझते हैं, खासकर वो लोग जो खुद अक्सर इंटरव्यू देते हैं। हाँ, वही विरोधाभास। और अम्बर्टो इको के इंटरव्यू से हमने एक असाधारण दिमाग के काम करने का तरीका देखा। हाँ, कैसे वो अपने अलग अलग कामों को एक ही दार्शनिक धागे में पिरोते थे, कैसे वो समय के छोटे छोटे अंतरालों का इस्तेमाल करते थे, वो इंटरस्टिशस। हाँ,
और कैसे वो अपनी अकादमिक पहचान और अपनी अप्रत्याशित साहित्यिक सफलता को देखते थे। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि इंटरव्यू कितना शक्तिशाली माध्यम हो सकता है किसी के विचारों को, उसके व्यक्तित्व को समझने का। जैसा डेनिस ब्रायन ने कहा था ना, हमारी समकालीनों की धारणाएं अक्सर इन्हीं इंटरव्यू से बनती हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये किपलिंग और वेल्स जैसे उदाहरणों से ये भी याद दिलाता है कि इस माध्यम को लेकर कितने विरोधाभास मौजूद हैं। सही कहा। और इको का उदाहरण हमें सफलता के रहस्यमयी स्वभाव के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्यों कोई किताब या कोई विचार किसी खास समय पर लोगों को इतना पसंद आ जाता है, यह हमेशा पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। हाँ, और अंत में एक विचार जो अम्बर्टो इको की इंटरस्टिसेस वाली बात से जुड़ता है। इको ने इंतजार के या बीच के खाली लगने वाले पलों का रचनात्मक इस्तेमाल किया। क्या हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में शायद ट्रैफिक में फंसे हुए या किसी लाइन में खड़े हुए उन खाली पलों को सिर्फ गुजारने के बजाय कुछ सोचने, कुछ नया सीखने या किसी विचार को पनपने देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद हमारे जीवन की मुट्ठी भी इन अंतरालों को भरने से थोड़ी बड़ी हो जाए। क्या पता, बहुत दिलचस्प सवाल है ये सोचने के लिए।